तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो। और ऐसे बहुत से नारे के साथ इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही अग्रणी रहा है, वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हमें आज़ादी दिलाता है। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर, मुसोलिनी और ना जाने क्या क्या नामों से बुलाया जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ चंद नेताओं को छोड़कर आज हम एक वीर नेता, जो हमारा नेता था, हमारा नेता है और हमेशा रहेंगे, उनके बारे में आज कुछ जानेंगे। तो चलिए हम सुभाष चंद्र बोस जी के एक जीवन के अध्याय को जानने की कोशिश करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को होता है, वो एक महान क्रांतिकारी, एक महान सेनानी, एक महान व्यक्तित्व। उन्हें महानता की परिभाषा भी, उन्हें व्याख्या कम पड़ जाएगी जब हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत में नेताजी एकदम इतिहास से जैसे भुला से दिए गए। कहीं भी इतिहास में एक दो लाइनें छोड़कर उनके बारे में कहीं कुछ नहीं पाया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो ये हम जानेंगे कि नेताजी को इतिहास के पटल से, जनमानस के पटल से क्यों खत्म कर दिया गया, और आखिर सुभाष चंद्र बोस का सही में योगदान था या नहीं था। क्या वो हिटलर थे, मुसोलिनी थे, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे? ये सारे कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि देखिए, सारे तथ्य जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो नेताजी जैसे उनके पढ़ाई लिखाई के टाइम से ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। बंगाल, आपका कटक में जब जन्म होता है तो काफ़ी समृद्ध बंगाली परिवार में होता है। उसके बाद इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ ICS का एग्ज़ाम, इंडियन, जो कि आज का आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होता है, IAS वगैरह, तो वो क्वालिफाई कर लेते ICS एग्ज़ाम, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये बहुत बार बोला जाता है रिज़ाइन कर दिया। भाई, वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया क्योंकि उन्हें देश को आज़ाद कराना था। उनके अंदर कुछ दूसरे भावना चल रही थी, तो नेताजी वहाँ पर नहीं ज्वाइन करते हैं। उसके बाद फिर वो फिराक में लग जाते हैं कैसे भारत की आज़ादी की ओर ले जाया जाए। फिर भारत आते हैं, गांधी जी को ज्वाइन करते हैं, और बाद में गांधी जी नॉमिनेट करते हैं बोस जी को कांग्रेस को लीड करने के लिए। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा था, लड़ाई था, वो उसको नहीं देखना चाहते, उसको नहीं देखना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं था। कहीं कहीं पे थोड़े मोड़े मतभेद थे, विचारों के मतभेद थे, लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट था। और ये हम देखते हैं कैसे। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि इनको हरिपुरा में काफ़ी अच्छे बढ़त से इनको जीत मिला था। कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप संभाले थे ये हरिपुरा। और उसके बाद त्रिपुरी में जब होता है तो गांधी जी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, पट्टाभी सीतारमैया, और बोल देते हैं कि अगर ये हारते हैं तो मैं इसे अपने व्यक्तित्व अपना हार समझूंगा। बजाय इसके, सोचिए बोस जी का कैसा व्यक्तित्व रहा होगा कि गांधी जी जो उस समय के हीरो रहे, वो बोल दिए कि इनका हार मेरा हार है, फिर भी बोस विजय होते हैं। लेकिन अब जब गांधी ही एक तरह से गांधी का हार हो जाता है, जब गांधी जी हार गए, तो सोचिए कांग्रेस के आम जनमानस में क्या हो रहा होगा। वो लोग तो कहीं के नहीं रहे, नेता कहलाने के लायक ही नहीं रहे। उनमें हो गया फियर कि हमारा अस्तित्व क्या रहेगा अगर ये व्यक्ति आ गया। तो सब इनका विरोध करने शुरू कर दिए। लास्ट में इन्हें मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा, रिज़ाइन देना पड़ा, समझें। और फिर ये जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, कुछ कांग्रेस के मेंबर जो इनके साथी थे, उनके साथ मिलकर। लेकिन हिस्टोरियन यहाँ बहुत बड़े गेम खेलते हैं। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार होते हैं, वो बहुत बड़ा गेम खेलते हैं यहाँ, और वो बोल देते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल विचारों का मतभेद था, आइडियोलॉजिकल डिवाइड था गांधी जी और उनके बीच, जिसके चलते ऐसा हुआ। और बोस जी को एक बागी नेता का करार दे देते हैं। क्या वो सच में एक बागी नेता थे? ऐसा बागी होता है क्या कि दूसरे देशों से जाकर देश का आज़ादी के लिए यहाँ वहाँ दर दर भटक रहा, और वो भी वैसा व्यक्ति जो इतना क्वालिफाइड हो, जिसको ICS का जॉब लगा हो, जॉब छोड़कर? नहीं,
ये इतिहासकार बहुत ही गलत काम किए हैं हमारे इतिहास लिखते समय। और आप लोगों को पता होगा इतिहास हमेशा जीतने वाला व्यक्ति ही लिखा जाता है। जीतने वाला जो होता है उसी के द्वारा इतिहास लिखवाया जाता है। और जो जीता, उस समय तो बोस हमारे पास थे नहीं, तो बोस जी तो उस समय कहीं और ही थे। आप लोगों को पता है बोस जी का एक दुर्घटना में मृत्यु हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारे जो उनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे वो आज तक पड़े हुए थे, अब उन्हें डीक्लासिफाइड किया जा रहा, मतलब आम जनमानस के लिए रखा जा रहा। तो अब और भी तथ्य बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आज, 125th बर्थ एनिवर्सरी नेताजी का। इस समय हम आईएनए और उनके नेताओं को सही पायदान पे रखने का बहुत सही समय है। ठीक है, तो ये सब हम देख लिए। और इनका पॉलिटिकल गुरु कौन कहे जाते हैं? देशबंधु चित्तरंजन दास इनके पॉलिटिकल गुरु एक तरह से बोले जाते हैं। जैसे गांधी जी के हो गए गोखले जी, तो वैसे इनके बोस हमेशा से बोलते थे कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, ये डोमिनियन और ये सब नहीं चलेगा, कोई देरी वेरी नहीं, टोटल इंडिपेंडेंस, यही इनका मांग था। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, तो ये एकलौते व्यक्ति थे लाहौर सेशन में बोलने वाले कि नहीं, हम इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए। लेकिन इनका मांग ठुकरा दिया जाता है। लेकिन इसके बजाय ये बोलते हैं बाद में जब इनका मांग ठुकरा दिया जाता है कि चलो ठीक है। और ये आपका नारायण देसाई, वो लिखे हुए हैं, नारायण देसाई उस समय के व्यक्ति, वो लिखे हुए हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ सुभाष बाबू इज दैट दो ही हैड प्रपोज्ड द अमेंडमेंट व्हेन सिविल डिसोबीडियंस वाज लॉन्च्ड, ही सेड इट वाज वेरी गुड, वी शैल पुट ऑल आवर स्ट्रेंथ इनटू इट। ये महानता दिखलाता है कि ये चाहते थे अमेंडमेंट, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर जो चीज़ चल रहा उसी में सपोर्ट करते थे कि नहीं, इसी में सपोर्ट दीजिए आप लोग, इसी से हमें आज़ादी मिल जाएगा। ऐसे महान व्यक्ति थे। और गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट में हम देखते हैं बाद में चलकर पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। पैरेलल गवर्नमेंट बलिया और यहाँ वहाँ फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज़ बाद में आखिर करना पड़ता है गांधी जी को भी। तो सोचिए बोस कितने दूरदर्शी थे, फार साइटेड व्यक्ति थे। और बोस जी बोलते हैं कि किसी को उनको भेजना था इंडिया के अंदर, तो वो बोले थे कि देखो, कभी भी तुम्हारे विचार मतभेद हो, कभी भी तुम्हें कुछ लगे कि मैं असमंजस में हूँ, तो एक व्यक्ति के पास चले जाना, वो व्यक्ति गांधी जी है। और आप लोग को ये पता होगा, बोस ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कह के संबोधित किए थे। और गांधी जी भी ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये लगता है हिटलर मुसोलिनी के लाइन पे जा रहा बोस, तो तुम मुझे एक व्यक्ति बता दो, शो मी अ ग्रेटर पैट्रियट देन बोस, मुझे बोस से बड़ा एक पैट्रियट दिखा कर दिखाओ तुम। ऐसे गांधी जी बोले हैं। तो सोचिए दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या विचार रहा होगा, क्या इज्जत रहा होगा। और आज के नेताओं को देखते हैं, पर्सनल गाली गलौज करते हैं ये लोग। अब चलिए मिलिट्री एंगल थोड़ा सा देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को हमेशा चाहिए था कि एक युद्ध का आर्मी बनाए, युद्ध का मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों का। तभी वे अपने गर्ल रेजिमेंट, जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अंदर, वो बनवाते हैं। जय हिंद का नारा देते हैं, जो आज भी एक वॉर क्राई है। जब हमारे फोर्सेस लड़ाई पर जाती हैं तो जय हिंद का नारा सबसे पहले देती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नाराएं लगती है। आपको याद होगा कि जब भी पासिंग आउट परेड होती है आईएमए का या रिक्रूटमेंट सेंटर्स में, तो वहाँ पर हमेशा गान बजती है, कौन सा? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो ऐसे हमारे बोस थे। बट नेहरू जी जो थे वो आइडियलिस्ट थे। नहीं, ऐसा दुनिया है, ऐसा ही दुनिया चलता है, इस तरीके से। ये क्या थे? ये रियलिस्ट थे, रियल चीज़ पे विश्वास करते थे। और अगर नेहरू जी का जैसा सोचना था, वे इंडिपेंडेंस के बाद भी बोल रहे थे कि हम यूएन में जाके वकालत करेंगे। ये तो थैंक्स है पटेल जी का कि हमारा ये जो राज्य थी, ये सब हमारे भारत में विलय हो गए, जूनागढ़, हैदराबाद, ये कश्मीर वगैरह। नेताजी भी बहुत बड़े रियलिस्ट थे। ही सेड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ भी नोट कीजिएगा, ऑल अदर्स लाइक नेहरू जी वेर वकील, सारे वकील थे। तो वो लोग हमेशा क्या करेंगे? दलील करेंगे, प्ले करेंगे, पिटीशन करेंगे कि एम्प्रेस न्याय की भीख दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन ये नहीं, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, पूर्णतः आज़ादी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, ऐसे थे हमारे बोस।
तो ये बोस जी के बारे में कितना कहें, जितना कहेंगे उतना ही कम है। देखिए, यही सोच की बदौलत था कि 1962 का वॉर में भी, हम इंडिया चाइना वॉर में, हमें क्या होता है, हमारी हालत वो सबको पता है। लेकिन इसके बाद फिर से हम बोस की आइडियोलॉजी को अपनाते हैं और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उसके बाद के लड़ाइयों में हमारा क्या इज्जत होता है, कैसे हम जीतते हैं। तो बोस जी हमेशा कहते थे पावर होगी तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, पावर नहीं तो दुनिया इज्जत नहीं करेगी। और ये आज भी बहुत ही प्रासंगिक है, आप लोग इसको अपने जीवन में भी देखते होंगे। तो पावर होगी तभी दुनिया इज्जत करेगी, ये बोस बोलते थे, बोस जी बोलते थे। और ये लाइन कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रियली, यह सही में, सही मायनों में नहीं, एक्चुअली नॉट। Actually, it was a combined effort, and if I am saying it was more towards Bose, इनकी जो इनका इसमें लगा हुआ व्यक्तित्व आईएनए था, उनके इतने सारे फौजी थे, उनका ज़्यादा सपोर्ट था और उनके चलते आज़ादी को अगर आप ज़्यादा श्रेय देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एक इसमें वाकया बताना चाहूँगा। लॉर्ड क्लेमेंट एटली जब कलकत्ता विजिट किए 1956 में और हमारे गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूछते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1944 तक खत्म हो गया था, फिर भी आप भारत छोड़कर क्यों चले गए? एटली एक कनिंग स्माइल देते हुए बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, इसके चलते हम बाहर चले गए। और मार्क दीज वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द पर्सन हु साइंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जिसने साइन किया था, क्लेमेंट एटली, उसके ये शब्द हैं, हमारे आपके नहीं हैं। आईएनए ट्रायल में आपने देखा कि कैसे आईएनए ट्रायल्स होते हैं तो पूरा देश में जन आंदोलन हो जाता है। तो एटली बोलते हैं कि भाई हमें उसका डर नहीं था, वो तो ऐसी था क्विट इंडिया मूवमेंट, हमें इसका डर था क्योंकि हमारे आर्मी, हमारा ये सब विद्रोह कर रहे थे। तो ऐसे थे बोस, ठीक है। बोस जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। और अगर इतना ही शांति प्रिय लोग थे ना वो अंग्रेज, तो 60,000 आईएनए पर्सनल में 26,000 मारे गए थे, वो भी ऑफिशियल सोर्सेस के डाटा से हम कहते हैं। तो देखिए, लास्ट में यही बोलेंगे कि नेता अनेक हुए हैं और होते रहेंगे, लेकिन नेताजी सिर्फ एक हुए और एक ही रहेंगे, जो हमारे दिल पे राज करते हैं और राज करते रहेंगे। तो ये कुछ शब्दों के साथ हम लोग ख़त्म करना चाहेंगे ये। और हिटलर मुसोलिनी वाला अगर क्वेश्चन होता है तो ये सिर्फ मदद लेकर अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। जब अपना घर में आग लगे हो ना, तो कैसे भी आदमी उस आग को बुझाना चाहता है, और वही ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट में यही बोलेंगे कि इनकी कथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, बोस वो गाथा नहीं है।